नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जिनमें बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। खास तौर पर शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, यह सरकार की अहमियत में है। इसी बीच हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए चुनाव जैसे बाएं हाथ का खेल हो। विधानसभा की बात हो या लोकसभा की, लगातार चुनाव लड़ते हैं, लगातार जीतते हैं और हर बार जो जीत है बड़ी बड़ी और बड़ी होती जाती है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि हमने अभी बात कही कि चुनाव लड़ते हैं, जीत बड़ी होती जाती है, क्या जादू राव उदय प्रताप कर देते हैं कि जनता इतना अपनापन दिखाती है चुनाव में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कि आपने एक अवसर दिया, आपके माध्यम से हम लोगों से रूबरू हो पाते हैं। जैसा आपने कहा कि ऐसा क्या जादू है कि जीत होती है, मुझे लगता है कि जादू से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव अगर जीतना है तो आपको बहुत कमिटमेंट की आवश्यकता है, समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता रहती है और ख़ासकर आपका आचरण, आपकी काम करने की पद्धति आम जनमानस के अनुकूल हो। आपकी कार्य पद्धति के कारण लोगों के बीच में स्वीकार्यता और ये धीरे धीरे करके एक परसेप्शन बनता है, वो आपको लगातार जीतो मदद करता है। एक चीज और है कि गाडरवारा से आप विधानसभा चुनाव जीते हैं, होशंगाबाद से सांसद रहे, लगातार देश के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद आप आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर। क्या फर्क नजर आता है? आप ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे या देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा के अंदर बतौर सांसद काम करेंगे, हर जगह की जिम्मेदारियां तय हैं। जो अधिकार हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उनकी अपनी एक मर्यादाएं हैं, उनके बीच में रह के आपको काम करना पड़ता है। हम लोग ज़मीन से निकले लोग हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत से सफ़र चालू हुआ और विधायक, सांसद होके और फिर विधायक पे वापसी हुई। तो मुझे लगता है कि आपको जब जो जिम्मेदारी मिले उसके साथ पूरी ईमानदारी से अगर आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करोगे, आपके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का ईमानदारी से उपयोग, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ईश्वर ने ऐसा योग दिया 2007-8 में कि विधायक ही बने, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मैं बाद में सांसद बना, जिसके लिए कभी सोचा नहीं था। तो उस समय जब आप सांसद बन के गए, तब फिर वहाँ अपने आप को तैयार करना पड़ा कि बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों ने बड़ा भरोसा करके आपको भेजा है। बड़ी अच्छी सीट है हमारी होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उदयपुरा विधानसभा जो है, तो उन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है और अपेक्षाएं अगर आपको पूरी करना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो लोकसभा की जो है काम करने की शैली, लोकसभा के नियम कायदे, किस तरह से आपको लोकसभा के अंदर अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, सांसद के रूप में आपकी जिम्मेदारियां क्या रहती हैं, सांसद क्षेत्र के लिए सीधे क्या कर सकता है, इन सब पर बड़ा परिश्रम किया और मुझे लगता है 6-8 महीने मुझे लगे इस सब काम को करने में। और बाद में हम लोगों ने बहुत मेहनत की और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हम लोगों ने काम में भी रिकॉर्ड बनाए हैं और लोगों ने भी आशीर्वाद देने में रिकॉर्ड बनाया है। दोनों तरफ से हम लोगों ने बहुत स्नेह के साथ काम। आपने नीचे से ऊपर का सफर बताया। 28 साल की उम्र में जनपद समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। आपने कहा कि शुरू से विधायक बनना चाहता था, लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि आप राजनीति में आए, फिर कैसे समझाएं? नॉन पॉलिटिकल फैमिली थी, सोशली बहुत एक अच्छा संपर्क वाला परिवार था, पुराना परिवार था, उस हिसाब से सामाजिक स्वीकार्यता थी। लेकिन पिताजी के मन में लगता था कि राजनीतिक सब उनको लगता था शायद ठीक नहीं होते, लेकिन जनपद में रहा, वहाँ अच्छा मेहनत करी और बेहतर से बेहतर कुछ काम किया। तो धीरे धीरे करके उनको लगा कि नियति को शायद यही मंजूर है कि इसे सार्वजनिक जीवन में ही काम करना है। तो बस दुर्भाग्य ये था कि जब मैं विधायक बना उस समय वो नहीं रहे। जैसा अभी हमने जिक्र किया था कि हाल ही में सरकार ने बजट पेश किया है। स्कूली शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, क्या प्राथमिकता तय की है सरकार ने? स्कूल एजुकेशन और हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, ये 3 ऐसे विभाग हैं जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जिन पर सरकारें बहुत प्राथमिकता से काम करती हैं। और इस बार के बजट में भी सरकार ने बहुत प्राथमिकता तय की है। पिछले साल का हमारा जो बजट था उसमें 10-12% की बढ़ोतरी करके बजट को लेकर आए हैं।
32,000 करोड़ के ऊपर का बजट है। बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले, शिक्षकों की भूमिका तय हो, बच्चों को अवसर मिले कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसी व्यवस्थाओं में जाकर पढ़ सकें शासकीय तौर पर। इस सब के लिए सरकार ने बड़ा प्रावधान किया है और बजट भी लगातार हर साल बढ़ाया। इस साल ही बजट 3,500 करोड़ का बजट फिर से इस बार बढ़ा कर दिया है। सीएम राइज के लिए भी अलग से हमको एक बजटरी एलोकेशन उसमें हुआ है सीएम राइज के लिए। और सीएम राइज हमारा भविष्य का मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक सपना है। आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं। उच्च शिक्षा में उन्होंने बहुत काम किया। लगभग 500 की संख्या में मध्य प्रदेश में हम अभी जुलाई अगस्त में उन पर चालू कर रहे हैं। 250 के आसपास पहले से चालू हैं। नए भवन बनकर हमारे आने लगे हैं। इसी माह के अंत तक हमारे 26 सीएम राइज के बड़े बड़े कैंपस हम प्रदेश को समर्पित करने वाले हैं। तो हमारा एक फोकस्ड एक प्रोग्राम है सीएम राइज के माध्यम से एक बेहतर शिक्षा। एक्सीलेंस स्कूल पर हमारे बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। मॉडल स्कूल्स हमारे बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से पीएम श्री के हमारे जो विद्यालय हैं उन पर भी हम लोग हाईटेक एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध करा पा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम स्कूली शिक्षा में, कुछ नवाचार सरकार करने जा रही है इनमें। पहले क्या था कि हम पढ़ाई करते थे, बच्चा 9th में आके एक सब्जेक्ट लेता था, उसने कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया या साइंस साइड से 12th पास करी, फिर कॉलेज में चला गया। वहाँ फिर उसका रहता था किस सब्जेक्ट से आगे बढ़ना है। नई शिक्षा नीति को सामने रखकर चेंज किया। सबसे अच्छा काम इस देश में जो हुआ है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से, हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, एक नई शिक्षा नीति में विकल्प बहुत खोले। राज्यों को अधिकार दिए हैं कि बच्चों की बेहतरी के लिए स्थानीय स्तर पर उसमें आंशिक क्षेत्रवार परिवर्तन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको इसमें शामिल किया है। जैसे कोई बेटी पढ़ाई कर रही है, उसने कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, वो पढ़ रही, उसे लगता है कि मुझे, उसका शौक है, पैशन है उसका कि उसे ब्यूटिशियन बन सकती है, ब्यूटी पार्लर खोलना है या ब्यूटिशियन में उसको अच्छा लगता है, तो उसे रहेगा पढ़ते समय कि ब्यूटिशियन का कोर्स वो साथ साथ कर सकती है। पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हमने उसमें जोड़े हैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, लगातार लोगों से जुड़े भी रहे हैं, कई तरह की अपने समस्याएं ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर देखी होंगी कि स्कूली शिक्षा को लेकर जागरूकता अब लोगों में आ रही है, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट जो है वो एक बड़ी चिंता का विषय होता है। उसको लेके कोई प्लान है सरकार का? और ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई योजना है? बिल्कुल, मतलब ड्रॉप आउट आज भी चिंता का विषय है। लाखों बच्चे हैं जो स्कूल छोड़कर जाते हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उस पर लगातार पिछली सरकारों ने काम किया है, वर्तमान सरकार भी काम कर रही है। और जो सीएम राइज का कॉन्सेप्ट है उसी के कारण निकल के आया है। हर गांव में छोटे छोटे स्कूल बनाना, और कहीं 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 4 शिक्षक हैं, कहीं 80 बच्चे हैं, 1 शिक्षक है। इस तरह की विसंगतियों से बचना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिले, बेहतर व्यवस्था मिले, इसके लिए ही सीएम राइज का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इस बजट में भी हमारे कि शालाओं के उन्नयन के लिए, नए भवन के लिए सरकार ने सैकड़ों करोड़ का प्रावधान किया है। और जो बेटियां हमारी, बच्चे गांव से आते हैं और 4-4 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, अभी वहाँ परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो हम साइकिल्स भी बच्चों को देने का हम लोगों का एक कार्यक्रम चलता है, उसके लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं आरटीई के तहत हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी फ़ीस का जो पैसा है वो भी सरकार की तरफ से उनको भुगतान हो, इस बात की भी चिंता बजट में की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन लेकर, सिलेबस बच्चों को मिले, अच्छी यूनिफॉर्म मिले, अच्छी परिस्थितियां उसके पास हों और शिक्षकों का संयोजन ठीक हो, ये सम्मिलित रूप से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। फीस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, खासतौर पर जब हम निजी स्कूलों की बात करते हैं, और आपने आते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाना शुरू किया है। लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और कहा जाता है कि जो स्कूल होते हैं प्राइवेट, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनका कोई गठजोड़ होता है। नाराजगी झेलनी पड़ी है आपको? जो बच्चे हैं जिनका पेरेंट्स की ज़्यादा फीस लग रही है, नियमों के विपरीत लोग पैसा ले रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में एक हम लोगों ने मुहिम चलाई और मुझे
इस बात को कहते हुए खुशी है कि बहुत से स्कूलों ने आगे बढ़कर अपने से और कुछ स्कूलों ने कानूनी कार्रवाई के बाद करोड़ों रुपए, मतलब ये राशि सैकड़ों करोड़ में है, वो पेरेंट्स को वापस भेजी है और पालकों को एक ज़्यादा पैसा जो उनका लग गया था वापस मिला है। ऐसे स्कूल जिनकी फीस पूरे साल की 20,000 है, 18,000 है, 22,000 है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार फीस लेते हैं। एवरेज अमाउंट है ये 25,000 रुपये। समस्या आ रही है जो 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए फीस लेते हैं, उनको 10% का जो हमारा बैरियर है वो भी बहुत होता है। अगर वो 2 लाख की फीस वाला 10% बढ़ाता है, उसकी 20,000 फीस बढ़ जाती है, जो एक पालक के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसका एक व्यवस्था की है, कानून में प्रावधान किया, पहले भी था, और उसका हमने सख्ती से पालन कराया। और जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि बच्चों के हित में, पालकों के हित में सख्ती भी करना पड़े तो करें, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारा एक अंग है। और मध्य प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था में प्राइवेट स्कूल्स का भी बड़ा योगदान है। तो जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी प्रशंसा करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, और जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं उनको ताकीद करने का काम है, उन पर कहीं ना कहीं नज़र रखकर चौकसी करने का भी काम। जैसे फीस पर तो लगाम का काम शुरू हो गया कि चलिए फीस पे लगाम लगा रहे हैं, लेकिन एक पतली गली इसकी निकल जाती है कि स्कूल की जो किताबें होती है वो निश्चित जगह से लेनी है, यूनिफॉर्म में बदलाव कर दिया जाता है, या फिर 2-3 तरह के यूनिफॉर्म लागू कर दिया जाए। इसको लेकर कुछ कार्रवाई करने की जरूरत महसूस होती है? आपको एनसीईआरटी की किताबें ही चलानी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और बच्चे का जो बैग का वजन है, आप ज्यादा किताबें लगाओगे, बच्चे के बैग का वजन बढ़ेगा, वो भी आपके दंड के दायरे में आता है। पीरियड डिवाइड करने पड़ेंगे, बच्चा कितना बैग लेकर आएगा, कितनी बुक स्कूल में छोड़कर जाएगा। सिलेबस में परिवर्तन का आपके पास स्कोप नहीं होगा क्योंकि जो नीति बनी है उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है, और इस तरह की किताबें लगेंगी जो कि बाजार के अंदर भी उपलब्ध होंगी। एक ऐसा मापदंड बना लें कि केवल आपके यहाँ मिले, वो दिखता है, वो समझ में भी आता है, और वो गलत लगेगा तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। यूनिफॉर्म में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको इस तरह के मोड में जाएं कि आपने अगर एक बार यूनिफॉर्म तय कर दी तो फिर अगले 6-8 साल आप यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते। अगर आपने यूनिफॉर्म बदलना है तो आप 2 साल पहले नोटिस देंगे कि हमारी 2 साल बाद इस तरह की यूनिफॉर्म आएगी। वो बच्चों को पता होगी कि ऐसी यूनिफॉर्म आएगी तो बनवा सकता है, बाजार से ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हर साल 2 साल 4 साल में जो यूनिफॉर्म बदलने का जो ट्रेंड है उसको हम ख़त्म करेंगे। सिलेबस बहुत जल्दी नहीं बदला जाएगा। एनसीईआरटी की बुक्स पे आपकी डिपेंडेंस आपकी रहना चाहिए। बहुत अध्ययन करके, एक्सपर्ट्स से बात करके, लोगों के विचार लेकर, अधिकारियों से बात करके हम लोग अच्छी नीति लेकर आ रहे हैं। पिछली बार आपसे बात हुई थी, एक बड़ी अच्छी नवाचार की बात आपने कही थी कि जनप्रतिनिधियों को और पुराने छात्रों को स्कूल में क्लासेस लेने के लिए प्रेरित करने की आपकी योजना है। प्रदेश में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर मैं स्वयं और ज़िले में कलेक्टर, डीओ, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार लेवल तक, मतलब 2nd क्लास के ऑफिसर्स तक जिसको जो सुविधा हो, उसमें बिल्कुल बाध्यता नहीं है कि आपको स्कूल ये ही लेना है या आपको हर 15 दिन में जाना है। आप अपनी सुविधा से, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके नज़दीक आपको आसानी जहाँ पड़ती हो वो स्कूल आप तय कर लो। और हमारा प्रयास कि महीने में एक बार आपको जाना चाहिए। जब आप हर महीने वहाँ, सपोज अब कोई एसडीएम हर महीने किसी स्कूल में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से अगले महीने जब जाएगा तो बच्चों की प्रगति भी चेक करेगा, और स्कूल के जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो पिछले महीने इनका एटीट्यूड कैसा था, अब कैसा है। और कहीं अगर मैं जाऊंगा उनको लगेगा कि शिक्षा मंत्री हमारे स्कूल हर महीने आता है, तो बच्चों के लिए बहुत उत्साहवर्धक होगा, शिक्षकों के लिए उत्साहवर्धक भी होगा, और एक हर चीज़ ठीक करना है इस बात के लिए उनको एक ताकीदी भी होगी। और मेरे लिए चार्मिंग रहेगा कि दोबारा से मुझे बचपन जीने का मौका मिलेगा, बच्चों के बीच जाने का। तो एक अच्छा एक प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार किया है, और मुख्यमंत्री जी का इसमें उनका बहुत एक उनकी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको हम लोग पूरे प्रदेश में उतारने वाले हैं। लेकिन इतने सारे अच्छे कामों के बीच कांग्रेस शिक्षा माफिया, शिक्षकों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेकर नाराजगी जताती है। अब मुझे लगता है कांग्रेस के पास ज़्यादा विषय बचे नहीं। लगातार मध्य प्रदेश में पराजय, 20 साल से प्रदेश में लगातार बाहर हैं। बीच में बैसाखियों पर वापस आ भी गए थे तो अपनी कार्यशैली के कारण बाहर भी हो गए। अभी लोकसभा में 29 सीटें उनकी चली गई। तो इतने शोभ की स्थिति है उनके लिए, इतना दुख की
विषाद की स्थिति में है। वो कहावत है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। ये कहीं इसकी हैसियत नहीं है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चलते चुनाव में इनके 3 विधायकों ने इनको आईना दिखाने का काम किया है और लगातार दल कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कारण से ये हर हफ्ते का एजेंडा रहता है, इस हफ्ते इस विभाग के बारे में, अगले हफ्ते उस विभाग के बारे में। अगर इन सब ने बेहतर किया होता, लंबे समय शासन में रहे, आज जो सीएम राइज, एक्सीलेंस, मॉडल स्कूल जो भाजपा आज कर रही है, अगर इन्होंने पहले किया होता, एक्सीलेंस पहले बनाए होते, सीएम राइज या मॉडल स्कूल पहले बनाए होते, या इतना फोकस्ड बजट, आप कल्पना करिए 2003 में कुछ हज़ार करोड़ का बजट था, 2023-24 में 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है इस बजट को हम अगले 5 साल में डबल करने का काम करेंगे। आप कल्पना करो कि इनके कहना चाहिए कि अकर्मण्यता के कारण ये प्रदेश जहां होना चाहिए था वहां नहीं हुआ। आज पार्टी प्रयास कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर, जैसे दुनिया एक आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, भारत दुनिया के अंदर हमारी कल्पना है कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बने दुनिया में। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना के साथ, गुड गवर्नेंस के साथ हमारी सरकार काम कर रही, और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा करेगा तो उसका माइलेज भारत को भी मिलेगा। राव उदय प्रताप सिंह जी के पास एक और विभाग है, परिवहन विभाग। सर, परिवहन विभाग में बड़ा नवाचार हुआ है, नाके बंद कर दिए गए, चारों तरफ खुशी का माहौल देखने मिल रहा है, खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स में। ये बहुत लंबे समय से इस पर विचार चल रहा था। एक बार 2017-18 में भी तय हुआ था, पर उस समय नहीं हुआ, अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री जी के मन में था, चूँकि मैं तो अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में सांसद के बाद यहाँ अभी आया हूँ नवंबर में, लेकिन वो लगातार सरकारों में यहाँ पर रहे हैं, तो शायद उन्होंने देखा होगा कि ये चिंता का विषय है सड़क के ऊपर। उनका मन था कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए, इससे जो एक हर्डल फ्री, मतलब रुकावट रहित, बिना बाधा के यातायात सुगम नहीं हो पा रहा। चौकी बंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम सब फ्री छोड़ देंगे और रेवेन्यू लॉस सहते रहेंगे और चोरियां होती रहें, जीएसटी की चोरी होती रहे, ओवरलोडिंग होती रहे, बगैर परमिट के लोग मूवमेंट करते रहें, या सामान कुछ है, आपकी बिल्टी किसी और चीज़ की बनी है, ये सब नहीं छोड़ सकते। एक शिकायत का हम पोर्टल बनाएंगे ड्राइवर्स के लिए। अगर उनको किसी तरह की दिक्कत है, उनको उस व्यवस्था में असहमति है, या वहाँ पर उनके साथ किए गए व्यवहार से उनको नाइतफाकी है, तो उस पोर्टल पर अपनी वो शिकायत दर्ज करा सकता है। जैसे अभी 100 डायल है या सीएम हेल्पलाइन है, इस तरह से एक ट्रांसपोर्ट की भी हम हेल्पलाइन तैयार करेंगे, और उसका हमारी तरफ से कोशिश होगी कि 100% उसके अंदर निर्धारित समयावधि में निराकरण हो, और सामने वाले व्यक्ति को उसका मतलब उसकी शिकायत का समय पर उसको निराकरण भी मिले। आमतौर पर राव उदय प्रताप सिंह लाइमलाइट से दूर रहते हैं, इनके बयान ढूंढे नहीं मिलते, लेकिन एक बयान राहुल गांधी को लेकर आपने दिया था, माइक खराब हो गया तो कहा कि आपको गर्ववीर राहुल गांधी जैसा लगो। राहुल जी के साथ हम लंबे समय से देख रहे हैं, 15 साल तो मैं हाउस में ही रहा उनके साथ, कभी बोलते नहीं हैं। और हाउस में न आने वालों में जो एब्सेंट लोग हैं, एब्सेंट मतलब जिनका कहना चाहिए कि उपस्थिति कम, सबसे उपस्थिति कम वाले लोगों में अगर गिनती करें, शायद नीचे से फर्स्ट उनका आ जाए। ज़्यादा आना नहीं हाउस में, कभी समय नहीं देना, अध्ययन नहीं करना, क्वेश्चंस नहीं लगाना, कभी सरकार का ध्यानाकर्षण नहीं करना, सरकार में जब थे तब भी खड़े होकर नेतृत्व नहीं करना, बोलना जब तो कुछ ऐसा बोलना कि पता लगा पूरे देश में वही चले। अजीब से नकारात्मक माइंड फ्रेम के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, कभी उनको अच्छाई नहीं दिखती। मंदिर बना तो उसमें तकलीफ हुई, आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। कश्मीर की समस्या हल हुई तो कह दिया कि हमारी कभी सरकार आएगी तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे कि 35 है और इन धाराओं को हम दोबारा रखें, फिर पुनर्विचार करेंगे। तो कोई पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन। हाथरस और मणिपुर राहुल गांधी जा रहे हैं, पहले भी गए हैं उत्तर प्रदेश में, पहले घटनाएं हुई वहाँ पर पहले भी गए हैं, अब भी जा रहे हैं। उनकी जो है मुझे लगता है कि कार्य पद्धति में टाइमिंग का बड़ा दोष है। वो जो काम जब करना चाहिए उस समय नहीं करते, या तो समय के पहले कर देते हैं या समय के बाद करते हैं। उनके कैरियर पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, और कई बार उनके स्टेटमेंट के कारण ऐसा लगता है कि 52-53 साल की उम्र है, लेकिन लगता है कि 22-23 साल के बच्चे का स्टेटमेंट आ गया। तो इस कारण से वो
कभी कभी हंसी के पात्र बन जाते हैं, लगभग उसी तरह से लोग उनको अपनी बातों में भी कई बार शामिल कर लेते हैं। आगे प्रदेश में विकास की रफ्तार है, डबल इंजन की सरकार फिर से है, परिवहन और शिक्षा विभाग मिलाकर पूरी सरकार किस दिशा में प्रदेश को आप देखेंगे अगले 5 साल में? तीसरी बार आज़ाद भारत में ये पहला अवसर है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार कोई व्यक्ति बना हो, और देश में और दुनिया में उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है, आर्थिक तंत्र बेहतर किया है, हमारे जो इंटरनल सिस्टम है देश का उसको अच्छा किया है, एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे जो विदेश नीति है उसमें बेहतर काम किया है। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जिसमें हम सब लोगों को लगभग 165 विधायकों को जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रदेश की प्रगति में अपनी भूमिका निभाने की। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और सारे हमारे विधायक पार्टी के, हमारी पार्टी का संकल्प समृद्ध मध्य प्रदेश का है। भारतीय जनता पार्टी में खासियत यह है कि सरकार भी काम करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री काम करते हैं, विधायकगण काम करते हैं, सांसद काम करते हैं, साथ में उतनी सजगता से पार्टी का कार्यकर्ता भी लगता है। तो ये प्रदेश खुशहाल प्रदेश है। बीमारू राज्य से हमारी पार्टी इसे आज एक अच्छे विकासशील से विकसित राज्य की तरफ ले जाने का काम कर रही है, और आगे आने वाला समय तो बहुत अच्छा है। यह है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। परिवहन का जो नवाचार है उसको पूरा देश देख रहा है। साथ ही राव उदय प्रताप सिंह ने यह बात जरूर किया कि शिक्षा में मध्य प्रदेश जो नवाचार करेगा, जो कदम उठाएगा, उसको भी पूरा देश देखेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।